Hello students, welcome to online study, English medium, subject English, standard 7th, chapter 33, autobiography. So dear students, autobiography it means आत्मकथा. So राइटर है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में या तो चाहे वो कोई भी चीज हो या कोई भी तरह के पर्सन हो या तो एनिमल है बर्ड है जिसके बारे में जो लिखते हैं दैट इज योर ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी इट्स मीन्स इन शॉर्ट आत्मकथा. जैसे आपने हिंदी और अदर लैंग्वेज में सुना होगा पेन की आत्मकथा, बुक की आत्मकथा, डस्टबिन की आत्मकथा, ऐसे सब सुना हुआ होगा. सिमिलरली इन इंग्लिश ऑल्सो दैट इज अ ऑटोबायोग्राफी. So, an autobiography is a life story of person, animal or thing written by them, but it has no chronology, dates or facts. It is purely fictitious in nature as the writer has to pretend to be that person, animal or thing and writes from the point of view. What happened? ऑटोबायोग्राफी है ना वो एक पर्टिकुलर पर्सन हो, एनिमल हो या तो कोई भी चीज हो उसकी लाइफ के रिलेटेड स्टोरी होती है. जैसे बर्ड के बारे में हम लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं कि बर्ड की लाइफ के बारे में हम लिखते हैं. एनिमल होते हैं तो जैसे कोई एनिमल की लाइफ के बारे में लिखते हैं. और चीज होती है कोई भी, जैसे मैंने बोला पेन की आत्मकथा है ना, तो वो पेन है वो एक चीज है. तो कोई भी चीज के बारे में हम लिखते हैं उसकी लाइफ के बारे में. जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है ऐसे ही बर्ड की भी लाइफ होती है, एनिमल की भी लाइफ होती है, चीज कोई भी होती है उसकी भी कोई लाइफ होती है. सो ऐसे कोई भी जो पर्सन एनिमल या चीज की लाइफ के बारे में जो स्टोरी लिखी जाती है वो होती है ऑटोबायोग्राफी. और ऑटोबायोग्राफी होती है ना वो कभी रियल नहीं होती है. वो कैसी होती है, उसमें कोई भी तरह के डेट या तो फैक्ट नहीं होते हैं. वो एक काल्पनिक स्टोरी होती है कि जिसमें पर्टिकुलरली जो राइटर लिख रहे होते हैं वो ऐसे मतलब पर्सन एनिमल या तो चीज के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं. तो ये एक वन काइंड ऑफ इमेजिनेटिव ऐसे है. बट इसमें डिफरेंस क्या है कि सपोजिशन ऑटोबायोग्राफी है उसको असर्शन में लिखा जाता है एंड ऑटोबायोग्राफी है ना वो ऑलवेज फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है. यानी कि वो आई से ही मतलब लिखा जाता है कि जैसे वो बुक खुद बोल रही है या तो पेन खुद बोल रही है या तो डस्टबिन खुद बोल रही है. ऐसे इस तरह से या तो मानो कि कोई एनिमल के बारे में जैसे कि तोता के बारे में हम ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिख रहे तो जैसे तोता खुद अपनी स्टोरी लिख रहा है कि मेरी लाइफ में तो ऐसा है, मेरी लाइफ में तो वैसा है, मैं इस तरह से जीता हूँ. चाहे वो स्टोरी कोई भी और पर्सन लिखने वाला है फिर भी तोता खुद बोल रहा है. यानी कि जिसके बारे में हम स्टोरी लिख रहे हैं वो खुद बोल रहा है. इसी तरह से ऑटोबायोग्राफी है वो लिखी जाती है. राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक. इन योर ऑटोबायोग्राफी यू मस्ट इंक्लूड. हमें यहाँ पे बुक के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखनी है कि एक बुक है उसकी हालात कैसी है, उसकी लाइफ में उसकी जिंदगी कैसी होती है. बट हमें यहाँ पे कौन से टॉपिक इंक्लूड करनी है. व्हेन द सब्जेक्ट वाज क्रिएटेड. सब्जेक्ट कब क्रिएटेड किया गया है. हाउ इट्स लाइफ वाज स्पेंट. बुक है वो अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत कर रही है. मेंशन एटलीस्ट वन एक्साइटिंग इंसिडेंट ऑफ इट्स लाइफ. और हमें एटलीस्ट एक इंसिडेंट ऐसा मेंशन करना है बुक के बारे में कि जो बहुत ही एक्साइटेड हो, यानी कि कुछ ऐसा उत्साहित करने वाला हो. हाउ इट रिच इट्स लास्ट डे. और किस तरह से बुक है वो अपने अंतिम दिन तक पहुंचती है. सो नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक. कि बुक की आत्मकथा है वो अभी यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि एक बुक है उसकी लाइफ कैसी होती है, वो किस तरह से जीती है, किस तरह से रहती है. An autobiography of a book. So finally you have decided that a book is also as interesting as your TV. Come little child, let me give you a part of my wisdom. I am a book written by Charles Dickens about a boy very much like you. यहाँ पे बुक की ऑटोबायोग्राफी है कि बुक क्या कह रही है कि फाइनली आपने डिसाइड कर ही लिया बच्चों कि टीवी के जितनी ही मैं इंटरेस्टेड होती हूँ. एंड आओ बच्चों मुझे भी आपका ये जो अच्छापन है उसका हिस्सा बनाओ.
एंड मैं एक बुक हूँ कि मुझे किसने लिखा है, चार्ल्स डिकन करके जो एक पर्सन है ना, उसने मुझे लिखा है कि जिसमें एक छोटे से बॉय की स्टोरी है मेरे अंदर, और वो आपके जैसा ही है। वो छोटा सा बच्चा जिसके बारे में मेरे अंदर लिखा गया है, वो बच्चा आपके तरह ही है। और मुझे किसने लिखा है, चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है, जैसे ये बुक खुद ही बोल रही है। इस तरह से यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी में लिखा जाता है। His name was Oliver Twist, and that is how I came to be named after him. I was printed centuries before you were born. But how I was printed is a long story. My mother used to be a tall pine tree on a hilltop. One day, some ruthless tree cutters came with saw and axes and chopped her off. She was cut into logs and taken to the paper factory. Over there, she suffered the worst torments. They cut her, pressed her, and ran her through machines until many paper sheets were formed. The sheets were bonded together, and that was how I was born. और उसका नेम क्या है, वो छोटा सा बॉय कि जिसके बारे में चार्ल्स डिकन्स ने मेरे अंदर लिखा है। बुक खुद बोल रही है कि चार्ल्स डिकन्स ने मुझे लिखा है, और मेरे अंदर जो बच्चे की स्टोरी है वो किसकी है, ओलिवर ट्विस्ट की स्टोरी है। यहाँ पे मेरी बुक के मेरे अंदर यानी कि बुक के अंदर ओलिवर ट्विस्ट की स्टोरी लिखी गई है, जो चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है। और That is how I came to be named after him. और इस तरह से मेरी बुक का नेम है वो चार्ल्स डिकन्स के साथ जुड़ा हुआ है। यानी बुक कह रही है कि इस तरह से मेरा नेम है वो चार्ल्स डिकन्स के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरी प्रिंट है वो बहुत सारे सेंचुरीज अगो यानी कि बहुत सारे सालों पहले मुझे प्रिंट किया गया था और मेरा जन्म हुआ था। बट मुझे किस तरह से प्रिंट किया गया था उसके बारे में बहुत लंबी सी स्टोरी है। मेरी मदर है वो एक बहुत बड़ी बड़ी जो हिल टॉप होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो टेकरी होती है, पर्वत होते हैं, उसके ऊपर जो बड़े बड़े टॉल पाइन ट्री होती है वहां पे रहती थी। और एक दिन ऐसा होता है, बुक क्या बता रही है कि मेरी मदर है ना, वो उसको कहाँ से लाया गया, मेरी मदर कहाँ पे रहती थी कि बड़े बड़े जो हिल टॉप होते हैं उसके ऊपर जो पाइन के पेड़ होते हैं वहां पे मेरी मदर है वो रहती थी। तो एक दिन बहुत सारे ऐसे निर्दय और क्रूर जो पेड़ काटने वाले जो होते हैं ना, वो सब वहां पे आते हैं, बड़े बड़े हाथ में ऐसे करवत लेके, सो लेके यानी कि करवत लेके, कुल्हाड़ी लेके आते हैं। और मुझे ऐसे वहां से मतलब मेरी मम्मा जो होती है वो पाइन के पेड़ पे रहती थी। तो एक दिन बहुत ही निर्दय और क्रूअल जो वुड कटर होते हैं, ट्री कटर होते हैं, वो वहां पे बड़ी बड़ी करवतें और कुल्हाड़ी लेके आते हैं और वो पेड़ को काट के चले जाते हैं। और मेरी मदर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है, यानी कि छोटे छोटे लकड़े के टुकड़ों में वो जो पेड़ होता है पाइन का वो कट जाता है। बाद में उसको वहां से पेपर फैक्ट्री पे ले जाते हैं, और पेपर फैक्ट्री पे ले जाते वहां पे उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते हैं, बहुत ज्यादा जुल्म गुजारते हैं उसके ऊपर। वो क्या करते हैं कि उसको काट देते हैं, बाद में उसको प्रेस करने के लिए डालते हैं, बाद में बड़े बड़े मशीन में से उसको पास करते हैं। और जब तक वो एकदम पतली सी पेपर शीट नहीं बन जाते, पाइन के पेड़ के जो लकड़े के टुकड़े थे वो एकदम पतली पतली से पेपर के शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक उसको मशीन में से गुजारते ही रहते या तो पास करते ही रहते हैं। बाद में उन लोगों ने क्या किया कि वो जो पेपर की शीट बन गई उसको इकट्ठा करके उसका बॉन्डिंग किया, और इसी तरह से मेरा जन्म हुआ। यानी कि बुक किस तरह से बनी, अपनी मदर में से उसकी मदर ने बुक को जन्म कैसे दिया और बुक कैसे बनी, उसकी स्टोरी यहाँ पे दी है ऑटोबायोग्राफी में। यानी कि बुक है वो अपना दुख व्यक्त कर रही है। I was very happy at my beauty, clean white sheets and hard bound back. I would flip my pages proudly and wondered at my own loneliness. But this happiness didn't last long. I was taken to a press factory where they printed my face black. There were many random prints on my beautiful white pages, and I almost cried at this violation. Little did I know that my value had suddenly increased. I noticed the design on my pages and realized that they were beautifully arranged words. A library keeper bought me and kept me in a glass case. मैं उस समय मेरी ब्यूटी देख के बहुत खुश था कि मेरी जो शीट्स थी वो सब कैसी थी, एकदम सी वाइट थी, एकदम सफेद थी।
एंड कितना अच्छा हार्ड बाउंडिंग भी किया हुआ था। बाउंड बैक करवाते हैं ना, बुक होती है उसका हम बाइंडिंग करवाते हैं ना, तो वो ये बुक क्या बोलते हैं कि मैं मेरी ब्यूटी को देख के बहुत खुश थी। वो एकदम क्लीन सफेद पेजेस और उसके ऊपर बाउंडिंग किया हुआ पीछे से, और मेरे जो पेजेस है वो ऐसे मतलब बहुत ही प्राउडली घूम रहे थे। और मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ। बट ये खुशियां जो मेरी थी, बुक बोल रही है ये सारी स्टोरी, कि मेरी ये जो खुशियां है ना वो लंबे समय तक टिकती नहीं है। बाद में क्या होता है कि मुझे ऐसी बुक बनाने के बाद में एक प्रेस फैक्ट्री पे लिया जाता है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक कलर का, मेरा पूरा जो चेहरा था ना, मेरा पूरा जो शक्ल थी, फेस थी, उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंटिंग किया जाता है, एकदम ब्लैक प्रिंटेड की जाती है उसके ऊपर पूरा मेरा फेस। यानी कि जो नोट्स होते हैं, वर्ड होते हैं ना, शब्द होते हैं, वो कौन से कलर से वहां पे प्रिंट होते हैं बुक में, ब्लैक कलर से होते हैं। तो बुक क्या बोलती है कि मेरी ब्यूटी है ना वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, और मेरा जो पूरा फेस होता है उसको ब्लैक ब्लैक कर दिया जाता है, यानी कि मेरे सारे पेजेस पे ब्लैक कलर के वर्ड्स की प्रिंट कर दी जाती है। और बहुत सारे ऐसे रैंडम प्रिंट किए जाते हैं मेरे ब्यूटीफुल व्हाइट पेजेस पे, यानी कि जहां पे भी देखो वहां पे एकदम से अलग अलग तरह के प्रिंट कर दिए जाते हैं। और मैं इतना मतलब रो रही थी, ये मतलब जिस तरह से मेरे पे ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे, वायोलेशन किया जा रहा था, उससे मैं इतनी रो रही थी। बट मुझे इतना पता चल गया कि ये सब प्रिंट होने के बाद में सडनली अचानक ही मेरी वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, मेरी कीमत बढ़ जाती है, मेरा दाम बढ़ जाता है। और मैंने नोटिस किया कि मेरे पेजेस पे जो डिजाइन कर दी गई थी उसको देख के मुझे रियलाइज्ड हुआ कि ये जो वर्ड्स थे ना वो कोई रैंडम प्रिंट नहीं थे, बट ब्यूटीफुली बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को अरेंज किया गया था मेरे फेस पे, यानी कि मेरे पेजेस पे। और लाइब्रेरी कीपर जो होता है वो मुझे खरीद के लेके जाता है। ये सब प्रिंट होने के बाद में मेरा दाम बढ़ गया, मेरी वैल्यू बढ़ गई, तो लाइब्रेरी कीपर मुझे खरीद के लेके जाता है। और एक जो ग्लास का बनाया हुआ जो शोकेस होता है, ग्लास केस होता है, उसमें मुझे रख दिया जाता है। Many people have read me, some cared for me, while some cribbled on my pages. My pages have become yellow and my back is coming off. But do you know? I have become even more valuable in these old days. My value is that of an 19th century manuscript, and this is the reason why you find me in this museum. This dear child is the value of knowledge. It's never grows old nor fades away. So make friends with book like me, increase your own value. बहुत सारे लोग आके मुझे पढ़ते थे, मुझे रीड करते थे, बहुत सारे मुझे संभाल के भी रखते थे, और कई सारे लोग हैं वो पेन से ऐसे उसके ऊपर स्क्रिबलिंग भी करते थे, उसके ऊपर ऐसे क्रिबल्ड करते थे, यानी कि पेन से ऐसे ऊपर ऐसे घुटते रहते हैं ना, जहां पे भी देखो वहां पे लाइन करते रहते हैं। ऐसे कई सारे लोग मुझे संभाल के रखते थे। तो कई सारे लोग मेरे बुक के मेरे पेजेस पे क्या करते थे, क्रिबलिंग करके भी चले जाते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और लंबे समय के बाद में मेरे जो पेजेस थे वो येलो कलर के हो जाते हैं, और मेरी जो बाइंडिंग किया हुआ था वो भी ऐसे थोड़ा सा वीक हो जाता है। बट आपको पता है क्या कि ये सब होने के बाद में भी, यानी कि मैं इतनी वीक हो गई थी, फिर भी ओल्ड एज में मेरी वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही थी। और जितनी मेरी वैल्यू 19th सेंचुरी में थी उतनी ही वैल्यू मेरी आज भी है। और उसका रीजन ये एक ही है कि उसी रीजन से, मेरी वैल्यू इतनी होने की वजह से आज भी मुझे आप म्यूजियम में पाओगे। और माय डियर चाइल्ड, इससे एक ही मैसेज दिया गया है ये ऑटोबायोग्राफी के थ्रू, कि वो वैल्यू उसकी ब्यूटी की नहीं थी, बट उसके अंदर जो नॉलेज था बुक के अंदर उसकी वैल्यू थी। और ना ही नॉलेज कभी बिका जाता है, सेल किया जाता है, और ना ही कभी लोग उससे थकते हैं। इसी तरह मेरे जैसे बुक्स के जैसे जो मेरे जैसे बुक हो, यानी कि मेरे जैसे जो पर्सन होते हैं उसी के साथ फ्रेंडशिप करो कि जो नॉलेजेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, ताकि आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो नॉलेजेबल हो और अच्छे हो, ताकि आपकी वैल्यूज भी बढ़ जाएगी। So dear students, here your one autobiography is over. Now let's go towards the another one. This autobiography, it's about horse, and here horse told one beautiful story over the autobiography.
So let's be included these points also in this autobiography where the animal was born and brought up. Animal है वो उसका बोर्न कहाँ पे होता है और उसका उछेर कहाँ पे किया जाता है, अपब्रिंगिंग कहाँ पे किया जाता है, हाउ इट वॉज कैप्चर्ड, उसको किस तरह से मतलब कैप्चर्ड किया जाता है, कैद कर दिया जाता है, हाउ इट सर्व्ड ह्यूमंस, वो ह्यूमन की सेवा किस तरह से करते हैं, सर्विस कैसे देते हैं, राइट अबाउट इट्स ओल्ड एज एंड लास्ट डेज, और वो जो एनिमल है उसकी ओल्ड एज के बारे में और उसके अंतिम दिन के बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी किसके बारे में है, हॉर्स है, वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि उसकी लाइफ कैसी है। बुक ने बता दिया कि उसका बोन कैसे होता है, उसको लोग किस तरह से रखते हैं, किस तरह से उसकी केयर करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसके लास्ट डेज कैसे थे। सिमिलरली यहाँ पे हॉर्स के बारे में भी हमें बताना है कि उसकी लाइफ कैसी है और लोग उस तरह से किस तरह से ट्रीट करते हैं। Hello dear friend, I am glad to have found someone to talk to. For years I have been alone here waiting to die, but before I breathe my last, I wish to tell my story to you so that you can narrate it to others. हॉर्स क्या बोल रहा है कि हेलो डियर फ्रेंड, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज कोई तो मिला कि जिसके साथ मैं सालों बाद बात कर सकता हूँ, वरना तो मैं यहाँ पे अकेला मरने का ही इंतजार कर रहा था सालों से, क्योंकि मेरे पास आज तक कोई बात करने के लिए आया ही नहीं। तो मेरे लास्ट ब्रीथ करने से पहले, यानी कि मेरी लास्ट सांस चले उससे पहले, मेरे एक विश है मेरी कि मैं आप लोगों को मेरे लाइफ की एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी स्टोरी है वो दूसरे लोगों को जाके बता सको। So let's go towards this autobiography. I was born in a forest on the outskirts of a big heath. I and my mother was a strong mare, pure white in color with a swishy tail. As a child, I remember playing in the tall grasses with my brothers. I was the most mischievous in the entire herd. I would bite the tails of my playmates and then take off. Nobody would be able to catch me. Even as a child, I was the fastest. मेरा जो जन्म है, मेरी जो बोन है, वो कहाँ पे हुआ है कि जंगल के अंदर जो बॉर्डर होती है ना, जंगल की जो हद होती है, वहां पे मेरा बोन हुआ है कि मैं और मेरी मदर है ना, वो दोनों, मैं और मेरी मम्मा, हॉर्स से वो बता रहा है कि मैं और मेरी मम्मा है ना, वो एक स्ट्रोंग मेयर थे, बहुत ही शक्तिशाली घोड़े थे। और मेरी जो मदर है वो उसकी डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसकी मदर कैसी थी, कि उसकी जो टेल है वो एकदम व्हाइट कलर की स्विशी टेल थी, यानी कि एकदम फरी और एकदम स्मूथ थी। और एज अ चाइल्ड मुझे आज भी याद है कि बहुत बड़े बड़े जो घास होते हैं उसमें मैं मेरे भाई के साथ खेलने के लिए जाते थे। एंड मैं सबसे ज्यादा, पूरा जो ग्रुप था, पूरा जो हर्ड था, यानी कि जितने भी घोड़े थे उसमें से, जितना भी मेरे भाई और वो सब जो पूरा ग्रुप था, उसमें से सबसे ज्यादा मतलब मस्तीखोर, मस्ती करने वाला अगर कोई था तो वो मैं था। और मैंने एक बार क्या किया था कि मेरे जो साथी था, प्लेमेट्स था, यानी कि मेरा जो साथ खेलने वाला एक फ्रेंड था, उसकी टेल को मैंने बाइट कर लिया था, यानी कि उसकी पूंछ को एक बार मैंने काट लिया था। बाद में वहां से मैं भाग गया था और मुझे पकड़ने के लिए कोई भी एबल नहीं था। इवन एज अ चाइल्ड मैं सबसे ज्यादा, छोटा था ना, फिर भी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भागने वाला घोड़ा था मैं। बट ये जो मेरे हैप्पी डेज थे वो लंबे समय तक नहीं टिके। वन डे ग्रुप ऑफ ह्यूमंस केम टू आवर फॉरेस्ट एंड स्पॉटेड अस ग्रेजिंग पीसफुली। एक दिन क्या होता है कि मेरे ये जो खुशी के दिन थे ना, वो लंबे समय तक टिके नहीं। एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे ह्यूमंस आए जंगल के अंदर, और उन सब ने हम लोगों को देख लिया कि जिस तरह से शांति से हम लोग वहां पे घास खा रहे थे, घास को चर रहे थे, उसको ह्यूमंस ने देख लिया। They trapped me and a few of my playmates and put us in a large truck. I can still remember my mother's tearful face as I was dragged away. I was taken to a horse stable where I was subjected to innumerable atrocities. Those humans, though, thought that they were my masters and tried to tame me. They would put ropes around my neck and force me to carry them on my beautiful back. When I refused to be tamed, I was kept hungry and thirsty until my friends in the stable requested me to stop fighting. Finally, I gave in. So what happened कि वो जो ह्यूमंस थे ना, वो वहां पे आते हैं और देखते हैं कि इतने सारे घोड़े हैं वो यहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी कि घास खा रहे हैं।
तो वो लोग आते हैं और जाल बिछा के वो मुझे पकड़ लेते हैं। यानी कि ये छोटा सा जो हॉर्स होता है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो ह्यूमंस होते हैं, वो आते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं, जाल में बिछा देते हैं। और मेरे जो थोड़े बहुत प्लेमेट्स थे उसने क्या किया कि मेरे प्लेमेट्स, फ्यू ऑफ माय प्लेमेट्स थे, उसमें से उसने मुझे पकड़ लिया और हम लोगों को कहाँ पे रख दिया, बहुत बड़ा सा लार्ज ट्रक लेके वो लोग आए थे, उसमें मुझे रख दिया। और मुझे आज भी याद है कि जब वो लोग मुझे लेके जा रहे थे तब मेरी मम्मा है ना, वो बहुत रो रही थी। उसके आंसू वाला जो फेस है वो मुझे आज भी याद है। और उन लोगों ने क्या किया कि मुझे एक हॉर्स स्टेबल था ना, वहां पे वो लोग मुझे ले गए और वहां पे जाके उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा, मतलब इनन्यूमरेबल एट्रोसिटीज मेरे साथ की, यानी कि बहुत सारा मुझे टॉर्चर किया। और वो ह्यूमंस क्या सोच रहे थे कि वो लोग हमारे मास्टर है, यानी कि ये हॉर्स क्या बोल रहा है कि ह्यूमंस ऐसे ही सोच रहे हैं कि वो लोग मेरे मास्टर है और वो कुछ भी करके मुझे टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो कुछ भी करके मुझे काबू में कर लेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसने मेरे जो नेक थी ना उसके आसपास में बहुत बड़ा सा ऐसे रोप रख दिया, यानी कि जो डोरी होती है ना उससे मुझे नेक से बांध दिया। और उन लोगों ने वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि मेरी जो ब्यूटीफुल बैग्स है वहां पे वो लोग बहुत ही फोर्सफुली वो मुझे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। बट जब मैंने उससे कंट्रोल में रहने के लिए मना कर दिया, मैं मतलब उसके काबू में जब नहीं रहा, तो मतलब क्या होता है, was kept hungry and thirsty until my friends in the stable requested me to stop fighting. Finally I gave in. What happened कि तो जब मैंने मना कर दिया उससे, उसके काबू में रहने में, मतलब उसके काबू में जब मैं नहीं रहा, तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरे जो फ्रेंड्स थे ना जो स्टेबल में, उसके साथ में मुझे भूखा और प्यासा ऐसे ही रख दिया स्टेबल के अंदर। और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम ये लड़ना बंद करो उन लोगों के साथ, ह्यूमंस के साथ में। और फाइनली मैंने क्या किया, मैंने ये सब फाइटिंग छोड़ दी। The man who had bought me was a true monster. He gambled huge amount of money on races and expected me and my friends to help him win. As a result, we were trained every day by jockey who themselves lived in constant fear of their employer. But I did justice to my job as I was white as well. I was named Shalimar after the famous precious stone. और वो मैंने क्या किया कि एक मैन था जिसने मुझे खरीदा, वो रियल में बहुत बड़ा ट्रू मॉन्स्टर था, बहुत बड़ा राक्षस था, यानी कि वो अच्छा नहीं था। और उसने मेरे पे इतने सारे पैसे लगाए रेस के अंदर, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था मुझसे और मेरे फ्रेंड से कि मैं उसको जीतने में हेल्प करूं। और एज अ रिजल्ट हम लोगों को हर रोज जॉकी के द्वारा ट्रेन किया जाता था ताकि रेस हम लोग जीता सके उसको। एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली ऐसे ही मतलब डर में रहते थे। बट मैंने मेरे जॉब के साथ, मैंने मेरे काम के साथ, मतलब जो रेस के लिए मुझे ट्रेन कर दिया गया था, जो ट्रेनिंग मुझे रेस के लिए दी गई थी, उसके लिए मैंने मेरी जॉब के लिए जस्टिस कर दिया। और एज आई वॉज वाइट एज वेल, यानी कि मैं इतना प्योर हार्ट वाला था, तो मुझे शालीमार नेम दिया गया आफ्टर द प्रीसियस स्टोन। एंड वो इतनी बड़ी सिद्धि हासिल करने के बाद में मुझे शालीमार ऐसा नेम दिया गया। I won several races until one day my jockey lost control and I broke my leg. From that day on, I have been living in the stable chewing upon stale grass and dry hay. My master tried to sell me, but the buyers were not happy with my broken leg. As a result, he is planning to shoot me down because he thinks I am a waste of money. मैंने बहुत सारी रेसेस में जीतता रहा अंटिल जब तक एक दिन ऐसा आता है कि मेरा जॉकी है वो मेरे पे कंट्रोल गवा देता है और मेरा एक पैर है वो टूट जाता है। यानी कि मैं तब तक रेसेस जीतते जीतते उन ह्यूमंस को देता रहा जब तक मेरा एक पैर टूट गया, क्योंकि मेरा जो जॉकी था मुझे हाँकने वाला, उसने मेरे पे कंट्रोल गवा दिया था। और उस दिन से, जिस दिन मेरा पैर टूट गया, उस दिन से मुझे ये स्टेबल है, घोड़े को रखने की जो जगह होती है उसको स्टेबल बोलते हैं, तो जो स्टेबल पे मुझे रखा गया है वहां पे मुझे हर रोज का बासी जो घास होता है, स्टेल ग्रास, यानी कि फ्रेश ग्रास नहीं, यानी कि जो बासी होता है वैसा, तो ऐसे स्टेल ग्रास मुझे हर रोज खाने के लिए देते हैं, सूखा हुआ घास मुझे खाने के लिए देते हैं। और मेरा मास्टर है वो मुझे बिकने की कोशिश कर रहा, मुझे सेल करने की कोशिश कर रहा है। बट जितने भी खरीदार आते हैं, जितने भी खरीदने वाले आते हैं, वो मेरे ये टूटे हुए पाव को देख के वो खुश नहीं होते, पर वो मुझे खरीद के नहीं लेके जाते हैं। और इस
तरह से मेरा जो ओनर था उसने क्या प्लानिंग किया कि वो मुझे गोली मार दे, शूट कर दे और इस तरह से मुझे मार दे, ताकि क्योंकि उसको ऐसा ही लग रहा था कि वो मेरे पे पैसे खर्च कर रहा है। क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि आज जो वो मुझे संभाल रहा है, मेरी केयर कर रहा है, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है, मैं उसका कुछ काम का नहीं हूं, तो वो मुझे मारने की सोच रहा था। सो डियर फ्रेंड, विल यू कन्वे माई मैसेज टू अदर ह्यूमंस, टेल देम टू स्टॉप बीइंग सेल्फिश एंड ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस। तो ये जो हॉर्स है वो क्या मैसेज दे रहा है कि डियर फ्रेंड, मैंने तो मेरी लाइफ की स्टोरी आपको बता दी, बट क्या आप मेरा ये जो मैसेज है वो दूसरे ह्यूमन जो है, दूसरे मैन है, उन सबको पास करोगे? उसको बताओ कि आप ह्यूमन बीइंग को बताओ कि आप इतने स्वार्थी मत बनो कि आप एनिमल को इतना मतलब रूडली और बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। आप एनिमल के प्रति थोड़ी दया दिखाओ, थोड़ी काइंडनेस दिखाओ। ये मैसेज आप अदर ह्यूमंस की ओर कन्वे करना और पास करना। सो डियर स्टूडेंट्स, बोथ द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइबिंग ओवर हियर their personal experiences over here. So I hope you understand both one book autobiography and horse autobiography. Thank you.